आप सभी का मेरे चैनल लर्न विद रेशु में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे हम जावा का यूज़ करके कोडिंग करते हैं। तो आज मैं आपके सामने जावा का पहला प्रोग्राम लिखने जा रही हूँ और आपको सिखाऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले हम इस जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज़ करेंगे इक्लिप्स IDE। इक्लिप्स IDE एक ऐसा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है जिसके थ्रू हम कोई भी जावा का प्रोग्राम लिख सकते हैं और ये हमें जावा के प्रोग्राम को लिखने और लिखने में हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर कोई एरर्स आती हैं या हमें कोई वार्निंग्स आती हैं तो ये हमें वो एरर्स और वार्निंग शो करता है, जिसके थ्रू हम आसानी से जावा का प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसमें आई हुई एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये कुछ पॉइंट्स बताता है, टिप्स बताता है कि कैसे हम अपने प्रोग्राम को एक बेहतर तरीके से लिख सकें। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ऐसा एक इक्लिप्स लॉन्चर का विंडो आती है जिसमें हम ब्राउज करके कोई भी प्लेस चूज कर सकते हैं जहां पर हम अपना प्रोग्राम राइट करेंगे। तो मैं जैसे कि डॉक्यूमेंट्स रेशु जावा नाम का एक फोल्डर बनाया है और यहां पर मैं इसे लॉन्च करूंगी। तो इस तरीके से वो बैकग्राउंड में रन कर रहा था, इसलिए दिखा नहीं। तो इस तरीके से एक वेलकम स्क्रीन आएगी और ये जावा इक्लिप्स JEIDE फॉर वेब डेवलपर्स, ये एक जावा की IDE खुल जाएगी। हम इस पेज को क्लोज भी कर सकते हैं और इस तरीके से एक पेज ये IDE खुलकर सामने आएगी। अब जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हमें फाइल पे जाना होगा, न्यू पे जाना होगा और हम क्योंकि जावा का एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाएंगे सबसे पहले, तो हम जाएंगे अदर्स पे और यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे जावा प्रोजेक्ट और नेक्स्ट करेंगे। यहां हम प्रोजेक्ट का एक नाम देंगे, जैसे कि यहां मैं नाम दे रही हूं रेशु _जावा। ठीक है। अब यहाँ पर इसमें एक ऑप्शन ये आ रहा है यूज एंड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट JRE। इसका मतलब है कि ये किस जावा के वर्जन को यूज करेगा जावा को कोड को कंपाइल करने के लिए। तो यहाँ पर हम ये एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि मेरे लैपटॉप में जावा 8 इंस्टॉल है, तो ये एज इट इज हम छोड़ देंगे यहाँ। अगर आपके लैपटॉप में जावा 7 इंस्टॉल हो या फिर जावा 9 या 10 इंस्टॉल हो तो वो उस हिसाब से यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस जावा वर्जन में अपना कोड कंपाइल करना है। मेरा लेटेस्ट वर्जन 8 इंस्टॉल है, इसलिए मैंने यहाँ 8 चूज किया है। नाउ हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन के आएगा जो कि हमारा जावा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, जिसमें सिर्फ एक फोल्डर है, सोर्स फोल्डर। क्योंकि ये जावा का सिंपल प्रोजेक्ट है, इसलिए हमने सिर्फ ये सिंपल प्रोजेक्ट एज ए सिंपल प्रोजेक्ट यूज किया है। अब इसमें एक अदर फोल्डर होगा, बिन फोल्डर। अब हम इसको फिनिश करेंगे। बिन फोल्डर ये होता है डिफॉल्ट आउटपुट फोल्डर। तो इसमें बोल रहा है कि ओपन एसोसिएटेड पर्सपेक्टिव, दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद जावा पर्सपेक्टिव।
This perspective is designed to support Java development. It offers a package explorer, a type hierarchy, and a Java-specific navigation action. Do you want to open this perspective now? तो हम यहाँ ये बता रहा है कि मेरा जो पहले पर्सपेक्टिव था वो J2EE यानी कि एंटरप्राइज एडिशन में खुला हुआ था, लेकिन अब जो मैं जावा का प्रोजेक्ट बना रही हूँ वो एक सिंपल जावा प्रोजेक्ट है, इसलिए अब ये सिंपल जावा कोर पर्सपेक्टिव में खुलेगा, जिसमें हम सिंपल जावा के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो यहाँ मेरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है और इसका ये सोर्स फोल्डर है और ये इसमें JRE की फाइल्स हैं। JRE सिस्टम लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जिसमें कुछ जावा की बेसिक लाइब्रेरीज होती हैं जो कि हमें प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज की जाती हैं। अब हम यहाँ सोर्स में एक राइट क्लिक करके एक हम क्लास बनाएंगे। तो क्लास का हम यहाँ पर नाम देंगे। हम यहाँ पर हम यहाँ पैकेज का नाम भी दे सकते हैं। तो पैकेज का नाम जैसे कि हम लिखेंगे com.ratio। तो हम यहाँ com.ratio भी लिख सकते हैं। आपकी कोई सिस्टम है उसका भी नाम लिख सकते हैं, या आप जिस भी उद्देश्य से इसे बना रहे हो उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं पैकेज के नाम पे। अब ये जो है मॉडिफायर, ये क्लास किस प्रकार की क्लास रहेगी, पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। तो ये हम यहाँ पर पब्लिक चूज है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्लासेस पब्लिक होती है, लेकिन अगर कोई ये मॉडिफायर्स होते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। नाम, तो यहाँ पर क्लास का नाम पूछा जा रहा है, तो क्लास का नाम हम यहाँ पर रख रहे हैं मेन। ओके, अब इसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ com.ratio पैकेज के अंदर हमारी main.java क्लास फाइल बन चुकी है इस तरीके से, और जिसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है और इसका पैकेज मतलब ये क्लास किस जगह पर लिखी है इस कोड में। तो ये क्लास पैकेज com.ratio में रखी हुई है। जब भी हम पैकेज डिफाइन करते हैं तो हम com यानी कि पैकेज का नाम और उसके बाद कॉलन लगाते हैं। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रूल है। हमें जावा के कोड लिखने के लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करने होते हैं, उसी तरीके का ये है एक रूल है। अब मैं इसके आगे क्लास में एक मेथड बनाऊंगी, क्योंकि कोई भी जावा का प्रोग्राम, जावा में लिखी हुई कोई भी चीज एक क्लास के अंदर ही लिखी जाती है। जैसे कि मेथड्स, वेरिएबल्स, कुछ भी हो वो क्लास के अंदर लिखा जाता है, और ये क्लास एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होती है। तो जैसे कि मेन नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक मेथड है। मेथड एक तरीके से उसका एक काम है, जैसे कि हमारा एक और ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ काम होता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप लें। अब लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन लैपटॉप के कई यूजेस हैं, कई काम हैं। तो जैसे कि लैपटॉप का एक काम है कि वो हमें उसके थ्रू हम कोडिंग कर सकते हैं। तो कोड उसका जो ये काम है वो एक मेथड के तरह हम यूज कर सकते हैं कि लैपटॉप एक क्लास हुआ और उसके अंदर हमने एक मेथड बनाई कि टू राइट अ कोड। तो इसी तरीके से हम ये इस क्लास में एक मेथड बनाएंगे जिसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, और मेन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं समझाती हूँ। अब आपको मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को समझाती हूँ। यहाँ पर ये मेथड का नाम है मेन, और इसका ये जो वॉइड लिखा है इसका मतलब है
कि इस मेन मेथड, इस टास्क, इस मेन मेथड को जब हम रन करेंगे तो ये हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जैसे कि हम तो वॉइड का मतलब है कि ये कुछ भी हमें रिटर्न में नहीं देगा। और स्टैटिक का मतलब है कि हमें इस मेन मेथड का इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब इस डिटेल्स के बारे में मैं आपसे आगे के वीडियोस में बात करूंगी। अभी इस समय पर अगर मैं आपको इन डिटेल्स, इसकी डिटेल में समझाने लगी तो शायद ये आपके लिए बहुत बर्डन हो जाएगा। इसलिए अभी आप समझ लीजिए एक नॉर्मल तरीके से कि स्टैटिक का मतलब है कि हमें इस मेन मेथड को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कोड में, हमें इसका इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। और पब्लिक का मतलब है कि ये मेथड हम कभी किसी भी क्लास के थ्रू हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, ये पब्लिक है, इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। स्ट्रिंग और ARG, इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग नाम के आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करती है ये मेथड। हम यहाँ कुछ आर्ग्यूमेंट भी ना दें तो भी चल सकता है, नहीं हमें स्ट्रिंग ARG का मतलब है कि ये एक आर्ग्यूमेंट लेती है जिसका वेरिएबल टाइप है, डेटा टाइप है स्ट्रिंग। अब हम इसके अंदर एक कोड लिखेंगे, एक लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जो कि हम इस मेथड का टास्क है, मतलब ये मेथड क्या परफॉर्म करना चाह रही है वो हम इसमें लिखेंगे। अभी तक हमने इस मेथड को डिफाइन किया है कि ये मेथड किस टाइप की है, इसका नाम क्या है, ये क्या हमें वापस में देगी और इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और ये कितने प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर पाएगी, किस तरीके के आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर पाएगी। ये जो कॉलन लगा हुआ है, इन कॉलन का मतलब है कि ये मेथड की सीमा इस कॉलन इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक होती है। इसके बाहर जो भी लिखा हो वो इस मेथड के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो अब मैं लिखने जा रही हूं यहाँ हेलो वर्ल्ड। तो अब इस सिंटैक्स का मतलब क्या है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। इस सिंटैक्स का सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि ये हमें, जब हम इस क्लास को रन करेंगे तो ये हमें ये हेलो वर्ल्ड नाम का सिंटैक्स आई मीन स्टेटमेंट, ये जो लिखा हुआ है इसे प्रिंट करेगा। कहाँ? कंसोल में। तो इसमें जो ये सिस्टम है ये एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास। जावा की एक प्री डिफाइंड क्लास है। जैसे कि जावा की कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो कि जिनमें प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, तो उनमें से एक है ये सिस्टम। इसका ये आउटपुट एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की एक मेथड है, स्टैटिक वेरिएबल है आउटपुट, और इस स्टैटिक वेरिएबल जो है वो सिस्टम के आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो प्रिंट एलन है ये एक मेथड है। तो जैसे कि अगर हम इस पर ऐसे ले जाएंगे कर्सर तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लिखा है void java.io.printstream.println, और ये एक स्ट्रिंग नाम के आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता है। IDE का यही फायदा है कि जब हम IDE में कोई कोड लिखते हैं तो हम जो भी चीजें लिख रहे हैं इसमें उसके बारे में हमें जानकारी भी IDE अपने आप कुछ लाइब्रेरीज के थ्रू देता है। इस IDE में कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज सेव होती हैं जिनके थ्रू ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो भी हम लिख रहे हैं उसका एक्चुअली में मतलब क्या है। ठीक है,
तो ये println नाम का जो मेथड है उसका बिहेवियर, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से ये हमने लिख दिया। अब हम इसे रन कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि अब हम इस प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे। देखिए ये इक्लिप्स एक ऐसा आईडी है जिसमें हम प्रोग्राम को लिखकर आसानी से रन कर सकते हैं। अगर हम नोटपैड में ये प्रोग्राम बनाते तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर उस फाइल के पाथ को पहले उस फाइल के पाथ पर पहुंचना पड़ता और फिर हम कुछ कमांड्स के थ्रू इस प्रोग्राम को रन करते और फिर हमें तब हमें ये हेलो वर्ल्ड उस कमांड प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ दिखाई देता। ये स्टेप थोड़ा मैनुअल है क्योंकि इसमें हमें मैनुअली सब कुछ लिखना होता है, कमांड्स लिखनी होती हैं। लेकिन अगर हम आईडीई का यूज करते हैं तो उसमें हमें सिर्फ यहाँ पर मेन के बगल में राइट क्लिक करके यहाँ रन एज जावा एप्लीकेशन करना होगा और फिर ये हमें यहाँ पर कंसोल में ये हेलो वर्ल्ड लिखकर दिखा देगी। और दैट्स इट। यही हमारा प्रोग्राम था कि हमने एक सिंपल लैंग्वेज में हमने अपनी जावा के एक प्रोग्राम बनाया, पहला प्रोग्राम जिसमें हमने सिंपली कंसोल में हेलो वर्ल्ड लिखा। सॉरी, वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पर गलत, हेलो वर्ल्ड। तो हम फिर से रन करके दिखा देते हैं। हाँ, एक मिनट। जब मैंने इस स्पेलिंग को चेंज किया तो अब हमें इसे सेव करना होता है क्योंकि ये एक फाइल है। तो ये जो यहाँ पर छोटा सा स्टार का सिंबल दिख रहा है ये हमें दिखा रहा है कि ये फाइल जो है अब चेंज हुई है। तो इस फाइल को चेंज करके हमें पहले सेव करना होगा। जब हम इसे सेव कर देंगे और फिर रन करेंगे तो ये हमें चेंज्ड, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वर्ड की स्पेलिंग गलत है, लेकिन जब हम इसे फिर से रन करेंगे तो अब ये करेक्ट स्पेलिंग सामने आ गई। तो ये एक टिप था कि जब हम किसी क्लास में कुछ गलतियां कर देते हैं तो क्योंकि ये एक मेथड स्ट्रिंग के अंदर था इसलिए हमारे आईडीई ने हमें कोई वार्निंग नहीं दी कि तुमने गलत लिखा है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस कॉलन को भूल जाती, इस डॉट को भूल जाती तो क्या होता। तो ये देखिए यहाँ पर एक ये लाल सिंबल दिख रहा है जो ये दिखा रहा है कि हमने यहाँ पर कुछ गलत किया है। और जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये दिख रहा है कि मेथड आउटपुट प्रिंट इज अनडिफाइंड फॉर द सिस्टम। इसका मतलब है कि इस नाम की कोई भी मेथड हमारे पास हमारे इस आईडी में नहीं है। तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे, क्लिक करेंगे तो इसमें हमें बोल रहा है रीनेम इन द फाइल, मतलब कि हमें बता रहा है कि हमें इसको करेक्ट करना है। और जब हम इस पे फिर से डॉट लगा देंगे तो ये हमें सही चीज दिखाने लगेगा। तो इस तरीके से आईडी की हेल्प से हम अपनी की हुई एरर्स को पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमने अगर यहाँ सेमीकोलन भूल गए तो ये हमें फिर एरर दिखाएगा और इस एरर में बोल रहा है कि सिंटेक्स एरर, इंसर्ट सेमीकोलन टू कंप्लीट ब्लॉक स्टेटमेंट। तो इस ब्लॉक स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें इस जगह पर सेमीकोलन को लगाना है। तो इस तरीके से जब हमने सेमीकोलन लगाया तो ये सिंटेक्स पूरा हो गया और इस गलती का सुधार हो गया। तो इस तरीके से हम और नई चीजें, नई टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं इसमें कि हम कैसे एरर्स को पहचान सकते हैं और कैसे हम डिटेल को जान सकते हैं। जैसे कि हम इस क्लास के बारे में देखें तो ये java.lang.system नाम की क्लास है जो कि जावा के थ्रू प्रोवाइड की गई है और इस क्लास का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ है। क्योंकि अब ये इंग्लिश में है तो इसको तो हिंदी में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जहां तक हो सकेगा मैं आपको हिंदी में जावा को सीखने के लिए हेल्प करूंगी, बट जहां तक पॉसिबल होगा। ओके, तो आपने यहाँ पर सीखा कि आपको जावा का पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड कैसे लिखा जा सकता है
और यहाँ आप फिर से देख रहे हैं कि एक स्टार बन गया है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए थे। तो जितने बार भी हम फाइल में कुछ भी चेंजेस करते हैं उतने बार ये स्टार का साइन बन जाता है और ये हमें कहता है कि हम इस फाइल को सेव करें ताकि हमारे पास जो करेक्ट कंटेंट है वो हमारी फाइल में सेव हो जाए। तो इस बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि कई लोग, इवन मैं भी जब प्रोग्रामिंग करती हूँ तो सेव करना भूल जाती हूँ कई बार, लेकिन हमें इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि ये हम हर बार सेव करें जो हम अपनी चीजें, जो भी हम एडिट्स कर रहे हैं हमारे कोड में। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक का था। और अगर आपको मेरे वीडियो में थोड़ा भी कुछ समझ में आया हो और हेल्प मिली हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह नए नए टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाती रहूँगी। और आपका सपोर्ट और मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए आगे अच्छे और नए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बाय बाय।